हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्सेट 2021 ईएसआईसी और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ स्पेशल ओबीसी के यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस पोस्टपार्टम हेमरेज, जहां पर बेसिक के साथ साथ रैशनल और इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ने वाले आज। और मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट 1 आवर की जर्नी में इंपॉर्टेंट रैशनल वाले वो सब कुछ पुट करने की कोशिश करूंगा जो आपको नेक्स्ट कमिंग नॉर्सेट में सेलेक्ट होने में मदद करे। हमेशा की तरह एक नया टॉपिक, नए एमसीक्यू, नई एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा सुकून मिलता है। और ये जर्नी जो है कैरी ऑन रहेगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो फटाफट इस लिंक को एक बार शेयर जरूर करें, इस लिंक को एक बार शेयर जरूर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पॉसिबल हो तभी उन जरूरतमंद लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा जो रियल में पढ़ना चाहता है और पढ़ने के लिए उनके पास एक इफेक्टिव मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्लास को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको सच में जरूरत है। और क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह हेमलता, मोहम्मद रशीद, लक्ष्य, एकता गौतम, गुरसेवक, ज्योति चंडेल, आयशा, पूनम, मीनाक्षी, पुरोहित, देवेंद्र सिंह, नौतन, भवानी, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से ही लड़ना होगा। दैट मीन्स जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से ही लड़ना होगा। नोबडी कैन कम टू टेक योर प्लेस। यदि सपना तुमने देखा है, सपना तुमने देखा है, तो पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। जब सब सो रहे होंगे तब तुम जग रहे होंगे, क्योंकि सपना पूरा करना होगा। और इस कोविड-19 के पेंडेमिक कंडीशन में भी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लगातार ईमानदारी के साथ इस संघर्ष की घड़ी में अपनी स्टडी को कैरी ऑन करें। याद रखना बच्चों, प्रिकॉशन के साथ अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि इस सपना आपने देखा है, पूरा आपको करना है। साथ आपके परिवार का और आपके जेएनसी का जरूर होगा, बस मेहनत आप ही को करना है। इसी एक शानदार एनर्जी के साथ आज की क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी होती है, कंप्लीट कोर्स जो बच्चे इस कोविड में घर बैठ के नॉर्सेट की तैयारी कर सकते हैं, ईएसआईसी की तैयारी कर सकते हैं, उन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स अवेलेबल है। 6499 इसका प्राइस है। रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है, आप कभी भी कितनी भी बार देख सकते हो, लैपटॉप और टीवी पे एक्सेस कर सकते हो। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है और फीस नॉन रिफंडेबल होगा, फीस नॉन रिफंडेबल होगा। और इस कोर्स की खासियत मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपकी टीम जेएनसी ने कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, इवन इमरजेंसी, इवन इमेज और वीडियो बेस्ड प्रीवियस 5 ईयर पेपर और यूनिट वाइड टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल किया है, ताकि आप अपना सपना पूरा कर सकें। और इस कोर्स को परचेज करके आज से ही आप जेएनसी परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तो जुड़िए जेएनसी परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू पुट करने से पहले यह क्लियर कर देता हूं कि पोस्टपार्टम हेमरेज में एग्जैक्टली ब्लड लॉस कितना होता है। देखिएगा, I was put
ब्लड लॉस मोर देन 500 ml फॉलोइंग वेजाइनल बर्थ, वेजाइनल बर्थ के बाद में यदि 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, दैट कंडीशन वी कैन कंसीडर पोस्टपार्टम हेमरेज, दैट कंडीशन वी कैन कंसीडर पोस्टपार्टम हेमरेज। और यदि ये लॉस ऑफ अमाउंट जो है वो 1000 ml तक जाता है तो ये नॉर्मली सिजेरियन सेक्शन के बाद फाइंड आउट होगा, दैट कंडीशन वी कैन कंसीडर पोस्टपार्टम हेमरेज। आपको एग्जाम में वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल बर्थ का पूछा जा सकता है, आपको लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बाद का पूछा जा सकता है, 1000 ml लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बाद में और 500 ml से ज्यादा वेजाइनल बर्थ के बाद में यदि ब्लड लॉस होता है तो डेफिनेटली द कंडीशन वी कैन कंसीडर पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करें आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का। क्वेश्चन को पढ़िएगा। ए नर्सिंग ऑफिसर इज मॉनिटरिंग ए न्यू मदर इन अ postpartum period for a sign of hemorrhage, which of the following sign if noted in a mother would be early sign of excessive blood loss। देखिए बच्चों, जब एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है तो पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड, ड्यू टू द लॉस ऑफ फ्लूइड। तो अर्ली साइन पूछा है, अर्ली साइन पूछा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बच्चों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, रैशनल वाला क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना होगा। A nursing officer is monitoring a new mother in a postpartum period for the sign of hemorrhage. Which of the following sign, if noted in a mother, would be early sign of excessive blood loss? Would be early sign of excessive blood loss. Option देखिएगा। A temperature of 100.5 degree Fahrenheit. B में लिखा है increase the pulse rate from 88 to 102 beat per minute. C में लिखा है increase the respiratory rate from 18 to 22. और D में लिखा blood pressure change from 130 by 88 to 124/80, which is the parameter we can consider early sign of excessive blood loss। बच्चों कौन से पैरामीटर को कंसीडर करेंगे अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस? फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए बी सी डी। सरस्वती यादव वेरी गुड इवनिंग। निकिता चौबे ग्रेट। किरण बहुत बढ़िया बेटा। मैं बता देता हूं इस आंसर के बाद आपको कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन बता देता हूं, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए बी सी डी। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी लिखा है, ज्यादातर बच्चों ने बी लिखा है कि इंक्रीज पल्स रेट। फटाफट आंसर पुट के लगभग 800 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। मैं हिंट देता हूं बच्चों, ड्यूरिंग फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो होगा, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होगा जहां पर कॉमनली आपको पेशेंट को ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट, इन पैरामीटर को ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट को हर 15 मिनट से एवरी 15 मिनट से मॉनिटर करना है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट को हर 15 मिनट से मॉनिटर करना है। ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्लड लॉस हुआ तो कौन सा साइन इंडिकेट करेगा? अर्ली साइन। कौन सा इंडिकेट करेगा बच्चों? That almost student putting this a B. Yes, absolutely. B is the right answer. B is the right answer. देखिए क्या होगा, जैसे ही ब्लड लॉस होगा, तो हार्ट जो होगा पंप ब्लड टू फास्ट। डेफिनेटली जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा होगा उसकी वजह से हार्ट क्या करेगा? ब्लड को फास्ट पंप करेगा। दैट कैन कॉज इंक्रीज हार्ट रेट, दैट वी कैन से tachycardia will indicating loss of blood, that's getting everybody okay fine। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए मैंने कल की क्लास में बच्चों इंस्ट्रक्शन दिया था जेएनसी का लोगो लगाने का,
200 कल फिल्टर किए, लगभग 160 के आसपास आज फिल्टर कर दिए, और धीरे धीरे सभी नहीं लोगो लगाने वाले बच्चों को डे बाई डे फिल्टर करके एक पर्टिकुलर बैच प्रिपेयर किया जा रहा है। उन्हीं बच्चों के लिए जेएनसी लगातार मेहनत करेगी, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आया। तकलीफ जरूर होगी, तकलीफ होगी सिंसियर बनने में, तकलीफ होगी हॉनेस्ट बनने में, और जो बन गया वो सक्सेस हो गया। तो आज भी लगभग 180 के आसपास फिल्टर किए, और आपको दिख जाएगा कि काफी बच्चों के नाम गायब हो रहे हैं, और गायब होने का रीजन सीधा है, विजिटिंग स्टूडेंट आई डोंट लाइक। जो इधर उधर भटकते हैं उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, आई विल ब्लॉक देम। और जो सिंसियर है, जो हॉनेस्टी के साथ पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके लिए दिल से मेहनत करता हूं बच्चों। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेशन चल रहा है, और आपको व्यू देख के पता चल चुका होगा कि सर ने लगभग 2 दिन में 350 से 400 बच्चों को फिल्टर कर दिया है। डेली जब भी टाइम मिलेगा, आई विल ट्राई टू मिनिमाइज। आई वॉन्ट हॉनेस्ट स्टूडेंट, दोज आर रियली वॉन्ट टू स्टडी विथ JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म, उन्हीं के लिए दरवाजे खुले होंगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्लास को मूव और करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते बच्चों। क्वेश्चन को देखिएगा, मिथार्जिन और पिटोसिन, मिथार्जिन और पिटोसिन, 2 ड्रग यहां पर पुट करें। मिथार्जिन और पिटोसिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ह्यूमन टू ट्रीट पोस्टपार्टम हेमरेज। 2 ड्रग यूज कर रहे बच्चों, मिथार्जिन और पिटोसिन, टू ट्रीट पोस्टपार्टम हेमरेज। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज मेडिकेशन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या चेक किया जाएगा? क्वेश्चन को समझना, 2 बार पढ़ना, क्वेश्चन को समझना और 2 बार पढ़ना बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, अमाउंट ऑफ लोकिया, ब्लड प्रेशर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स और यूट्राइन टोन। फटाफट आंसर पुट करेगा। इन चारों में से वो कौन सा पैरामीटर होगा जो मिथार्जिन और पिटोसिन देने से पहले प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन के रूप में असिस्ट किया जाएगा? प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन के रूप में असिस्ट किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। ABCD, ABCD। मैं हिंट देता हूं, मिथार्जिन और पिटोसिन जो है ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस, और कॉन्ट्रैक्टिंग करने की वजह से यदि कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है यूट्रस का, that can cause elevated blood pressure। तो डेफिनेटली पिटोसिन और मिथार्जिन देने से पहले कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने, ABCD। देखिएगा, फिर गलत आंसर पुट करें। बहुत सारे बच्चे हैं, फिर गलत आंसर पुट करें। क्वेश्चन को मैंने पूछा कि मिथार्जिन और पिटोसिन प्रिस्क्राइब कर रहे वुमन को पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए देने से पहले, दीज मेडिकेशन देने से पहले प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा? क्या चेक करेंगे हम? पेशेंट का क्या चेक करेंगे बच्चों? हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर क्यों चेक करेंगे? क्योंकि जैसे ही हम मिथार्जिन और पिटोसिन देंगे, इनका काम होगा टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, और कॉन्ट्रैक्शन यदि लगातार बना हुआ है, इट मे बी कैन कॉज इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होगा? टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर। दैट्स गेटिंग एवरीवन? ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगेन मिथार्जिन और पिटोसिन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट विद अ पोस्टपार्टम हेमरेज। Before administering medication, nursing officer contact health provider who prescribed medication. In which of the following condition is documented in a client medical history? क्वेश्चन को समझना। अगेन मैंने बात की बच्चों, मिथार्जिन और पिटोसिन जिसको ऑक्सीटोसिन भी बोल सकते हैं, अगेन पुट किया, मिथार्जिन और पिटोसिन आर प्रिस्क्राइब फॉर द
client with a postpartum hemorrhage. Before administering medication, nursing officer contact healthcare provider who prescribe medication. जो medication को prescribe करा है. Which of the following condition documented in the client medical history? In the client medical history. Option आपके सामने बच्चों. Peripheral vascular disease, peripheral vascular disease, hypothyroidism, hypotension और type 1 diabetes. टाइप 1 डायबिटीज. सोच समझ करके आंसर देना बच्चों, सोच समझ करके आंसर देना. क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, रैशनल वाला क्वेश्चन है. हम डिस्कस करेंगे राइट आंसर कौन सा होगा, होगा तो कौन होगा. तो फटाफट आंसर पुट करेगा. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों. आज के देखिए मैंने कहा था बच्चों, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, टफ कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक हमने पढ़ लिया, बेसिक हमें आता है, और क्वेश्चन का लेवल टफ होगा तो हमें टफ लेवल को फेस करने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी और हम नॉर्थ सेट के करीब पहुंचेंगे. और ये मैं धीरे धीरे हर सब्जेक्ट पे पुट कर रहा हूं. तो आप समझ के आंसर लिखिएगा. मैं फिर हिंट देता हूं. मिथार्जिन और पिटोसिन का काम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन था. ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्लाइंट को, पोस्टमार्टम हेमरेज है. ड्रग देने से पहले पेशेंट का जो मेडिकल हिस्ट्री जो है, कौन सी मेडिकल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया जाएगा. देखिए बच्चों, आंसर बहुत आसान है, आंसर बहुत आसान है. बट अभी भी मैं हिंट देता हूं. यदि मिथार्जिन और पिटोसिन की वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो डॉक्टर को हम इन चारों में से कौन सी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पहले से बताएंगे, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पहले से बताएंगे. डेफिनेटली यदि पेशेंट को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, यदि पेशेंट को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, तो वी शुड डॉक्यूमेंटेड द पेशेंट हिस्ट्री. क्यों जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली दैट medication can cause vasoconstriction. ये मेडिकेशन क्या कॉज करती है बच्चों? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है. और यदि पेशेंट को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है और ये ड्रग दिया तो कंडीशन और क्रिटिकल हो सकता है. उस क्रिटिकल कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है. Let's get it everybody. डेफिनेटली बच्चों क्वेश्चन टफ होंगे. मैं बार बार आगाह कर रहा हूं आपको. आपका लेवल तभी बढ़ेगा, आप बड़ा तभी सोचोगे जब उस लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. हमने बहुत बेसिक पैरामीटर को डिस्कस किया. अब धीरे धीरे एनक्लेक्स नॉर्सेट पैटर्न में क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन के और करीब पहुंचोगे. एब्सोल्युटली. काफी बच्चों ने यहां पर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज लिखा है, जिनो ने भी लिखा है. It will be 100% correct. 100% correct. Okay, fine. We'll move further. Next देखिएगा. Which of the following complications are most likely responsible for the delayed? देखिएगा, for the delayed postpartum hemorrhage. कौन सा complication है most likely responsible है to delayed postpartum hemorrhage? Option देखिएगा. सर्वाइकल लैसिरेशन. ऑप्शन देखिएगा. क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, पेरिनियल लैसिरेशन और यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन. चार ऑप्शन आपके सामने. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा. मैंने वर्ड क्या लिखा है? डिले. बच्चों डिले वर्ड. डिलेड पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए कौन सा फैक्टर यहां पर, कौन सा कॉम्प्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल है, बच्चों? शुक्रिया किरण, शुक्रिया माय डियर. इस बार आपका आंसर सही जा रहा है. देखिए, सर्वाइकल लेसिरेशन और वी कैन से पेरिनियल लेसिरेशन. सर्वाइकल लेसिरेशन और पेरिनियल लेसिरेशन ये इमीडिएट पोस्टपार्टम हैमरेज. मतलब सर्वाइकल लेसिरेशन होगा तो तुरंत ब्लीडिंग होगा, पेरिनियल लेसिरेशन होगा तो तुरंत ब्लीडिंग होगा. इवन क्लॉटिंग डेफिशिएंसी आल्सो रिस्पॉन्सिबल.
also responsible can cause immediate postpartum hemorrhage. तो ऑप्शन बचा कौन आपके पास? ऑप्शन कौन सा बचा? डी. जिन्होंने डी आंसर लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. आई वाज क्लियरली मेंशन, क्योंकि सर्वाइकल लेसरेशन होगा है या पेरिनियल लेसरेशन होगा तो तुरंत ब्लीडिंग होगा, तो पेशेंट को इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है. क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी तो डेफिनेटली अगेन इमीडिएट पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है. तो तीन जो है यहाँ इमीडिएट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तीनों इमीडिएट के लिए. और चौथा यूट्राइन सब इनोलेशन. देखिएगा बच्चों, यूट्राइन सब इनोलेशन जो है दैट वी कैन से डिलेड पोस्टपार्टम हेमरेज. एक स्पेसिफिक कॉज हमने यहां पर पढ़ा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो डी इज द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. बच्चों एक बार क्लास को लाइक करिएगा फटाफट. 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें. लाइक तो बनता है क्योंकि टेरेंस की एंट्री हो चुकी है और मेरी JNC आर्मी को उनको जवाब देना है. तो डू इट एवरीबडी. लाइक इट राइट नाउ. लाइक इट एंड शेयर इट. शाबाश शाबाश शाबाश. क्या बात है, क्या बात. ऑलमोस्ट बच्चे जो है, ऑलमोस्ट बच्चों ने बिल्कुल लाइक. देखिए टफ क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं. आज हमें इन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था तो आज के बाद पता चल जाएगा और अपने अकाउंट में क्वेश्चन बैंक बढ़ जाएगा. तो डरने की जरूरत नहीं है. हमें हर क्वेश्चन को फाइट करना है. इजी डिफिकल्ट, टू मच इजी टू मच डिफिकल्ट को भी. तो आज हमें नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. आज हम सीख रहे हैं. आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धमाका करेंगे बच्चों. आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धमाका करेंगे. तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर क्वेश्चन को लर्न करने की कोशिश करना. नहीं आए तो बैठ के सुनना है, समझना है, फिर आंसर को लर्न करना है. तो आने वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे. ओके फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा. मैंने बच्चों एक इमेज यहां पर पुट किया है. ध्यान से समझना होगा. और मैंने लिखा है कि फाइंड आउट अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन PPH इन दिस इमेज. मैं हिंट देता हूं. पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और पेशेंट का जो बेड दिख रहा है ये क्लॉथ है, ये पेशेंट का बेड है. ऑलमोस्ट पूरा जो दिख रहा है ब्लड ही ब्लड दिख रहा है. पेशेंट का ये राइट लेग है, ये पेशेंट का लेफ्ट लेग है और यहां पर आपको देखा होगा पूरा ब्लीडिंग दिख रहा है. तो मैंने लिखा फाइंड आउट ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन PPH इन दिस इमेज. ऑप्शन में 200 ml, ऑप्शन में 500 ml, ऑप्शन में 1000 ml, ऑप्शन में 1500 ml, ऑप्शन में 1500 ml. चार ऑप्शन आपके सामने है. इमेज को देख करके आप मुझे बताइएगा कि इस पेशेंट को कितना ब्लड लॉस हो रहा है. देखिए जल्दीबाजी मत करना, सोच के आंसर देना बदमाश बच्चों, सोच के. सोच समझ करके आंसर पुट करना है. मैक्सिमम बच्चे यहां पर 1000 ml लिख रहे हैं, कुछ 1500 लिख रहे हैं, कुछ 500 ml लिख रहे हैं. आपको इस इमेज को देखना है. मैंने लिखा है ब्लड स्प्लिंग ऑन बेड. ये ब्लड जो है दैट वी कैन से स्प्लिंग ऑन बेड. पेशेंट के बेड पे ब्लड फैला हुआ है. तो कितना ml हो सकता है? शुक्रिया. कितना ml हो सकता है? 200 ml, 500 ml, 1000 ml और 1500 ml. ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डेफिनेटली 500 नहीं होगा, 1500 भी नहीं होगा. दैट विल बी 1000 ml. यहां मैं कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों. हम गॉज को, बेड को, लीनन को देख करके, थैंक यू अनुष्का, कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना ml ब्लड लॉस हुआ. थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करना. एक इमेज आपके सामने पुट किया बच्चों, है. मैं 3 अलग अलग कैटेगरीज आपके साथ डिस्कस करूंगा. सबसे पहले देखिएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों एक सैनिटरी टॉवल दिख रहा होगा. ये जो सैनिटरी टॉवल है ये इतना सॉलिड है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट का 30 ml ब्लड लॉस हुआ है. ध्यान से देखने की कोशिश करना. कम से कम 10 MCQ हम लर्न करेंगे, कम से कम 10 MCQ यहां पर हम लर्न करेंगे. और 10 MCQ लर्न करने के लिए आपको इस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा.
मैंने क्लियर लिखा है सोइल्ड सैनिटरी टॉवल है, मतलब सैनिटरी टॉवल है और वो बीच का एरिया सोइल दिख रहा है, वो 30 ml ब्लड लॉस को इंडिकेट करता है। दूसरा देखिएगा सैचुरेटेड स्मॉल सर्व, ये 10 x 10 सेंटीमीटर 10 × 10 सेंटीमीटर का जो सॉब है, यदि वो पूरा गीला हो रखा, किडनी ट्रे में डाला हुआ बच्चों, यदि वो पूरा गीला हो रखा है, इसका मतलब पेशेंट ने 60 ml ब्लड लॉस किया। कितना ब्लड लॉस किया है? 60 ml। कब? जब सैचुरेटेड स्मॉल सर्व है 10 × 10 सेंटीमीटर का, वो पूरा गीला हो रखा है। तो ये किडनी ट्रे के अंदर पुट किया आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो आपको सीधा लग रहा है 60 ml ब्लड लॉस को इंडिकेट करा। थर्ड वाले में मैंने किडनी ट्रे के अंदर एक सैचुरेटेड सैनिटरी टॉवल, पूरा सैचुरेटेड है, सैनिटरी टॉवल ऑलमोस्ट पूरा सैचुरेटेड है। पहले में सोइल्ड था, जब पूरा सैचुरेटेड है वो इंडिकेट करता बच्चों 100 ml ब्लड लॉस हुआ है, 100 ml ब्लड लॉस हुआ है। ये 3 अलग अलग सैनिटरी टॉवल, सैचुरेटेड स्वैब और सैचुरेटेड सैनिटरी टॉवल, इनको बहुत जरूरी समझना होगा। इस बार एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दैट यू कैन सी एवरीबॉडी, ये पर्टिकुलर अमाउंट को रिप्रेजेंट करें। जैसे ही अमाउंट बढ़ा और इनकंटीनेंस पैड का मतलब होता है एक पैड यहां पर है जो ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा पूरा ब्लड के साथ कवर हो रखा है, तो इंडिकेट कर रहा है ये 250 ml ब्लड लॉस हुआ। जैसे ही 45 × 45 सेंटीमीटर का यदि सैचुरेटेड स्वैब है, पूरा गीला, पूरा 45 × 45 का पूरा स्वैब 100% गीला दिख रहा है, तो दैट विल बी इंडिकेटिंग 350 ml ब्लड लॉस हुआ है। कितना हुआ बच्चों? 350 ml। और जब फ्लोर स्पिल, देखिए पोछा जो मारते हैं ना हम फ्लोर पे जो पोछा मारते हैं उसको फ्लोर स्पिल बोलते हैं। यदि वो 100 सेंटीमीटर डायामीटर का कपड़ा है और वो पूरा गीला है, समझ जाना 500 ml ब्लड लॉस हुआ है, 500 ml ब्लड लॉस हुआ है। हर पैरामीटर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा। आई वाज पुटेड वेरी वेल। अब एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन पूछेंगे, यहां पर देखिएगा एक किडनी ट्रे दिख रहा है, फुल किडनी डिश जो है वो ब्लड से भरा हुआ दिख रहा है। अगेन 500 ml। मैंने यहां पर आपको पूरा बेड पूछा था, ब्लड स्पिलिंग बेड बताया था, जो 1000 ml को इंडिकेट कर रहा है, 1000 ml को इंडिकेट कर रहा है। और फाइनली पूरा फ्लोर, देखिए यहां पर बेड भी है, बेड के साथ फ्लोर पे ब्लड गिरा हुआ है, पेशेंट के क्लोथ, बेड और फ्लोर तीनों पे ब्लड जब दिख रहा है, दैट मींस सीधा समझ आना 2000 ml ब्लड लॉस हुआ है। तो ये लॉस ऑफ ब्लड को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है बच्चों। इस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप यू पीपल एंजॉय दैट इंपॉर्टेंट एस्टिमेटिंग ब्लड लॉस। एस्टिमेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है 500 ml वाला क्वेश्चन आता है, या 1000 ml वाला आता है, या 2000 ml वाला आता है। दैट वी कैन से पोस्टपार्टम हेमरेज में ये सारे डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं टू मेजरिंग लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड। देन वी कैन आइडेंटिफाई, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी, दैट यू कैन सी एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर याद रखना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपको बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, ध्यान से समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस is mostly likely to cause uterine atony। देखिए atony का मतलब होगा loss of tonicity of muscles की टोन का लॉस होना, we can say atony lead to the postpartum hemorrhage। तो कौन सा वो circumstances है जिसकी वजह से अटोनिसिटी होगा और पेशेंट को पोस्टपार्टम हेमरेज होगा। Here you can see hypertension, then cervical vaginal tear, urine retention और endometritis। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर? कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से टोनिसिटी लॉस होगा और पोस्टपार्टम हेमरेज होगा? अशोक यादव डोनेटिंग 20 रुपीज
to the JINC Student Fund. Thank you so much, Super Fan Ashok, towards Super JINC. Which is the right answer? A, B, C, D. A, B, C, D. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों. हाइपरटेंशन नहीं होगा. सर्वाइकल वेजाइनल टीयर एटोनिसिटी को कम नहीं करेगा. एंडोमेट्राइटिस नहीं होगा. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? शुक्रिया आरती यादव, शुक्रिया माय डियर. या डेफिनेटली यूरिन रिटेंशन. यूरिन रिटेंशन देखिए, एग्जैक्टली हम यूरिन रिटेंशन की बात करें तो क्या होता बच्चों, यदि पेशेंट को यूरिन रिटेंशन हुआ, यूरिन रिटेंशन हुआ तो यूरिन रिटेंशन कैन कॉज व्हाट देयर कैन कॉज डिस्टेंडेड ब्लेडर. क्योंकि यूरिन पास नहीं होगा तो ब्लेडर क्या होगा? यूरिनरी ब्लेडर डिस्टेंडेड होगा. डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लेडर, क्योंकि यूरिन कलेक्ट हो रहा है, यूरिन कलेक्ट हो रहा है, ब्लेडर डिस्टेंडेड होगा. डेफिनेटली जब ब्लेडर डिस्टेंडेड होगा, दैट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी द डिस्प्लेस या डिस्टर्ब या डिसलोकेशन बोल सकते हैं. दैट वी कैन से डिस्प्लेस ब्लेडर जस्ट अबो द अम्लाइकल. तो उसकी वजह से ब्लेडर जो कहां फाइंड आउट होगा? जस्ट अम्लाइकल के ऊपर, जस्ट अम्लाइकल के ऊपर. उसकी वजह से क्या होगा? दैट वी कैन से टू प्रिवेंट contraction, to prevent contraction prevent होगा. that can cause bleeding. देखिए क्या हुआ, जब पेशेंट को यूरिन रिटेंड होने लगा तो ब्लेडर क्या हुआ? डिस्टेंड हुआ तो यूरिनरी ब्लेडर क्या होगा? जस्ट सिंपाइसिस प्यूबिक के ऊपर आने लगा. और जस्ट सिंपाइसिस प्यूबिक के ऊपर आने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट होने लगेगा. और जब कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट होगा तो पेशेंट को क्या होगा? ब्लीडिंग होगा. तो पेशेंट को क्या होगा? ब्लीडिंग होगा. यही मैंने कहा था, जब टॉनिसिटी कम हो जाएगा और पेशेंट को पोस्टपार्टम हैमरेज, तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस मोस्ट लाइकली टू कॉज यूट्राइन एटोनी लीड टू द यूट्राइन एटोनी का मतलब टॉनिसिटी लॉस हुआ. कैसे हुआ? यूरिन रिटेंशन, ब्लेडर डिस्टेंडेड, दैट इज प्लेस्ड जस्ट अबव द प्यूबिक सिंपाइसिस, दैट कैन कॉज प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट हुआ मतलब टॉनिसिटी लॉस हुआ. टॉनिसिटी लॉस हुआ, दैट कैन कॉज ब्लीडिंग. तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. विच इज बिलोंग फ्रॉम द पोस्टपार्टम हैमरेज. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. which measure would be least effective? देखना बच्चों, which measure would be least effective in preventing postpartum hemorrhage? मतलब ये चार ऑप्शन होंगे. चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो होगा जो लीस्ट इफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिवेंट करने में कम इफेक्टिव होगा. ए में लिखा है एडमिनिस्टर मिथार्जिन 0.2 mg एवरी 6 आवर फॉर 4 डोजेज ऑर्डर. डेफिनेटली मिथार्जिन पोस्टपार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग रोकने का रोल प्ले करता है. बी में लिखा है एनकरेज द वुमेन्स टू वॉइड एवरी 2 आवर्स. देन सी में लिखा मसाज द फंडस एवरी आवर्स फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग बर्थ. और डी में लिखा है टीच द वुमन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन टू द इनहेंस हीलिंग. चारों ऑप्शन में से वो कौन सा इंटरवेंशन है जो लीस्ट इफेक्टिव है? फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर? ए, बी, सी, डी. इस बार गलती हो रही बच्चों, लव यू टू दीपक. इस बार गलती हो रही बच्चों. आप डी लिख रहे हो. डी नहीं होगा. बदमाशी कर ली आपने, बदमाशी कर ली बच्चों. Here I was put which is the measure would be the least effective in preventing postpartum hemorrhage. देखिए बच्चों, यहां पर सी राइट आंसर होगा. मसाज फंडस एवरी आवर फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स. देखते थे बच्चों, ध्यान से देखिए. मसाज की यदि हम बात करें
तो मसाज जो है हमेशा कहां पर यूज करेंगे बच्चों? देखिए, ओनली यूट्रस, और वी कैन से ओनली यूट्रस, वी कैन से, आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, बोगी वर्ड सुना होगा, या फिर सॉफ्ट सुना होगा, सॉफ्ट। जब यूट्रस जो है या तो बोगी होगा या फिर सॉफ्ट होगा, उस समय पेशेंट को फंडल मसाज की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? रिलैक्स करने के लिए। क्यों जरूरत पड़ती है? रिलैक्स करने के लिए। तो यहां पर मसाज ऑफ फंडस एवरी आवर्स फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, ये कहीं पर भी पेशेंट को पोस्ट या वी कैन से पोस्टपार्टम हेमरेज को मिनिमाइज नहीं करेगी। यदि पेशेंट को बोगी यूट्रस है, यदि पेशेंट को सॉफ्ट यूट्रस है, डेफिनेटली हम लोग मसाज करते हैं। इट विल हेल्पिंग टू रिलैक्सेशन। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको लर्न करने होंगे इफ रियली यू वांट कंपीट योरसेल्फ टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा, डेफिनेटली जाना पड़ेगा। डर के आगे जीत है, डर को हराना पड़ेगा। कभी मत सोचो कि इतने टफ क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊंगा। यदि आपका बेसिक क्लियर है, आप लगातार जेएनसी के दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, वन डे डेफिनेटली यू कैन क्रैक दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू। मैंने क्लियर मेंशन किया है क्योंकि मिथार्जिन कम करता है। यदि वुमेन्स 2 आवरली अवॉइडिंग करता है यूरिन को, डेफिनेटली हेमरेज कम होगा। और वुमेन टीच टू इंपॉर्टेंस ऑफ द रेस्ट और न्यूट्रिएंट। रेस्ट क्यों जरूरी है, न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है, तो डेफिनेटली लास्ट ऑप्शन आपके पास सी बचता है कि मसाज बोगी यूट्रस को सॉफ्ट करने का काम करता बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक और गुड न्यूज आप लोगों के लिए, जो बच्चे नॉर्सेट की तैयारी करें, जो बच्चे नॉर्सेट ईएसआईसी की तैयारी करें, आप लोगों के लिए स्पेशल श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज टीम जेआईएनसी के द्वारा प्रिपेयर की गई है, जिसमें 2100 एमसीक्यू होंगे। और ये 2100 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट, इमेज बेस्ड, वो सब कुछ पुट किया हुआ है जो नॉर्सेट आपसे मांगेगा। और इस एमसीक्यू की प्राइस है 499। सिंपल तरीका, आप जेएनसी के ऐप पे जाके एमसीक्यू को परचेज कर सकते हो, और आप जेएनसी की वेबसाइट पे जाके एमसीक्यू को परचेज कर सकते हो। बच्चों जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है या पिछले नॉर्सेट में कुछ मार्क्स से रह गए होंगे, उन्हें इस प्रिपरेशन की सख्त जरूरत है, जिसमें 2100 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इवन इमेज बेस्ड एमसीक्यू अवेलेबल बच्चों। इट्स अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो इस टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने आप को जरूर एनालिसिस करें। शुभम मेडिसिटी, शुक्रिया माय डियर, इट्स योर लव एंड ट्रस्ट टुवर्ड जेएनसी। मैं कहता हूं बच्चों, जेएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो क्वालिटी है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन है, जेआईएनसी है तो मुमकिन है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप निस्वार्थ भाव से भरोसा करोगे। और क्योंकि बदमाश बच्चों को, नहीं पढ़ने वाले बच्चों को लगातार टीम जेआईएनसी फिल्टर कर रही है। मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं बच्चों आपको, जो हॉनेस्टी से पढ़ना चाहेगा उसका स्वागत है जेएनसी परिवार में, और उसको नॉर्सेट तक ले जाने की पूरी जवाबदारी और विजिटिंग स्टूडेंट को फिल्टर करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो घूमेगा वो फिरेगा। सोच लीजिएगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पुट किया है? टू बी कंसिडर्ड पीपीएच, what should the estimated blood loss have to be cesarean section? मैंने डेफिनेशन में बताया था बच्चों, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि पीपीएच में हम कितना अमाउंट कंसीडर करते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद। खामोशी छा जाएगी छतों पर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सोनी शर्मा, आप जेएनसी की बुक परचेज कर सकते हो बच्चों। शुक्रिया बाउरी, शुक्रिया माय डियर। ऑप्शन आपके सामने है, लेस देन 550 ml, मोर देन 600 ml, मोर देन 1000 ml, लेस देन 900 ml,
यस, डेफिनेशन मैंने कहा था कि वेजाइनल डिलीवरी में 500 से ज़्यादा लॉस होता है, सिजेरियन में 1000 ml से ज़्यादा बताया था, 1000 ml से ज़्यादा बताया था। और जिन्होंने ये अमाउंट एग्जैक्टली पुट किया है तो डेफिनेटली आप परमानेंट याद कर लोगे आज से कि वेजाइनल डिलीवरी से कितने से ज़्यादा अमाउंट लॉस होगा तो हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोल सकते हैं। सिजेरियन के द्वारा कितना ब्लड लॉस होता है हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों, करेक्ट आंसर, मोर देन 1000 ml। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ओ माय गॉड, आंसर भी आपके साथ, आंसर भी आपके साथ। यू आर लकीएस्ट। व्हाट टाइप ऑफ ट्रॉमा ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ वुड लीड टू द पीपीएच रिस्क? पीपीएच के रिस्क में कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंटल असिस्टेंट बर्थ, सिजेरियन सक्शन, लेसरेशन ऑफ द सर्विक्स और वेजाइना। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इमीडिएट पीपीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया था, लेसरेशन और सर्विक्स दोनों मैंने इमीडिएट लेसरेशन, इमीडिएट पीपीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया था। तो तीनों फैक्टर यहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, और तीनों फैक्टर की वजह से पेशेंट को पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। द क्लिनिक नर्स इज कैरिंग फॉर द वुमन who is suspected of developing postpartum psychosis। ये समझना होगा, who is suspected to develop postpartum psychosis। Which of the following statement characterize this disorder? कौन सा स्टेटमेंट है जो इस डिसऑर्डर को कैरेक्टराइज कर रहा है, इस डिसऑर्डर को कैरेक्टराइज कर रहा है? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर देखिएगा। द क्लिनिक नर्स इज कैरिंग फॉर द वुमेन्स who is suspected of developing postpartum psychosis। Which of the following statement characterize this disorder? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कैरेक्टराइज कर रहा है इस डिसऑर्डर को? ऑप्शन ए में लिखा है सिम्टम स्टार्ट विद इन सेवरल डे ऑफ डिलीवरी, सिम्टम स्टार्ट विद इन सेवरल डे ऑफ डिलीवरी। बी में लिखा है द डिसऑर्डर इज कॉमन इन अ पोस्टपार्टम वुमन। सी में लिखा है सुसाइड एंड infanticides are uncommon in this disorder। और डी में लिखा है delusion and hallucination accompany this disorder। तो देखिए पोस्टपार्टम साइकोसिस की बात करें, पोस्टपार्टम साइकोसिस की बात करें बच्चों, और कौन सा चारों में से वो फैक्टर है, वो स्टेटमेंट है जो इस डिजीज को कैरेक्टराइज कर रहा है, इस डिजीज को कैरेक्टराइज कर रहा है? तो फटाफट आंसर पुट करेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से को राइट पुट करना होगा। शुक्रिया मृदु प्रभाकर, शुक्रिया माय डियर। ए बी सी डी, या डेफिनेटली जिन्होंने डी पुट किया है, जिन्होंने डी पुट किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। डिल्यूजन एंड hallucination they accompany both that are responsible to giving symptom of the psychosis। delusion or hallucination both will be psychiatric disorder that contributing symptom with the postpartum psychosis। बहुत इजी एमसीक्यू है ये, इसलिए पुट किया बच्चों, ये प्रीवियस कुछ पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मे बी आस्किंग अगेन। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड नर्सिंग ऑफिसर इज इवेलुएटिंग क्लाइंट्स अटैचमेंट टू द हर नियोनेट। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड नर्सिंग ऑफिसर इवेलुएट कर रहा है क्लाइंट अटैचमेंट टू हर नियोनेट, पेशेंट का नियोनेट के साथ अटैचमेंट। विच टाइप ऑफ पेरेंट्स हैज मोस्ट डिफिकल्ट अटैचिंग टू द हर न्यूबॉर्न? किस तरीके के पेरेंट्स होंगे उनके लिए न्यूबॉर्न के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन को समझने एक बार, ड्यूरिंग अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड की बात कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर इवेलुएट कर रहा पेशेंट के अटैचमेंट टू द हर नियोनेट। कौन सा टाइप्स ऑफ पेरेंट्स है जिनके लिए बच्चे के साथ अटैचमेंट इट मोर डिफिकल्ट? ऑप्शन देखिएगा। वन हु हैज लिटिल नॉलेज ऑफ पेरेंट्स इन्फेंट अटैचमेंट, वो पर्सन जिसको पेरेंट्स और इन्फेंट का अटैचमेंट का नॉलेज बहुत कम है। दूसरा लिखिएगा वन हु रिसेंटली लॉस्ट जॉब, जिन्होंने रिसेंटली नौकरी लॉस की हो। सी में लिखा है वन हुज फादर रिसेंटली डाइड, मतलब वो पर्सन जिसके फादर ने रिसेंटली डेथ हुआ है। और डी में लिखा है वन हु इज ओनली चाइल्ड,
इन चारों में से वो कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो इंडिकेट कर रहा है डिफिकल्ट अटैचिंग टू हर न्यूबॉर्न, डिफिकल्ट अटैचिंग टू हर न्यूबॉर्न। बेबी शर्मा, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिस्क लेना जानते। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सोच के आंसर देना बच्चों, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, एग्जैक्टली व्हाट एमसीक्यू दैट वांट, क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। ये कॉपी पेस्ट वाली आदत छोड़ दो रे बच्चों, ये बहुत नुकसानदायक है, आप नहीं समझने वाले हो। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो कुछ भी हम पिट करने से जरूरी नहीं है। मैं क्लियर बता देता हूं, जिन्होंने भी यहां पर ए लिखने की कोशिश की है वो आंसर नहीं है बच्चों। यहां राइट आंसर है वन हुज फादर रिसेंटली डाइड, मतलब वो पेशेंट, वो पर्सन जिसके फादर जो है रिसेंटली डाइड हुआ है, बिकॉज देयर इमोशन कैन नॉट, वो ऑलरेडी अपने फादर को लॉस कर चुका है। और यहां पर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ अटैचमेंट डेवलप करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि वन हुज फादर रिसेंटली डाइड, वो पर्सन जिसके फादर रिसेंटली डाइड हुआ है, वो पर्सन अपनी आने वाली जनरेशन के साथ एक अच्छा अटैचमेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। टू मच डिफिकल्ट, टू मच डिफिकल्ट। आई वॉज पुटेड knowledge of patient infant attachment or being as only child are not related to the successful bonding। ये successful bonding related नहीं होगा बच्चों। Okay, fine। A job loss does not have the impact that death of family member, तो डेफिनेटली राइट आंसर क्या होगा? सी, वन हुज फादर रिसेंटली डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इन अ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, इन अ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर फुल ब्लेडर इंक्रीज रिस्क। देखिएगा, मैं ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका, बच्चों। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में पेशेंट है, ब्लेडर जो है वो रिस्क डेवलप कर रहा है। क्या? फुल ब्लेडर इंक्रीज रिस्क ऑफ हैमरेज कर सकता है, डीआईसी कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, शॉक कर सकता है। ऑप्शन पुट करेगा, चारों में से एक को राइट करेगा बच्चों, चारों में से राइट करेगा। कौन सा सही है? हम बात करें फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, और हमेशा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में पेशेंट को जो ब्लीडिंग होता है दैट वी कैन से पोस्टपार्टम हेमरेज, उसको हम कंसीडर करते पीपीएच, तो इन्होंने कहा कि जब ब्लेडर जो है वो रिस्क क्या इंक्रीज कर सकता है? हेमरेज को बढ़ा सकता है, डीआईसी को बढ़ा सकता है, इन्फेक्शन और शॉक को बढ़ा सकता है। विच इज द राइट आंसर? यहां पर ऑलमोस्ट बच्चों ने एक लिखने की कोशिश की। देखिए, जो आपके जहन में चल रहा है ना बच्चों, उसी को आंसर लिखने की आदत डालो। पड़ोसी क्या लिख रहा है उसको देख के अपने आंसर चेंज करने की इस बैड हैबिट को मिनिमाइज करो, तो बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि उस 3 घंटे के पेपर में आप डिसाइड करोगे अपनी तकदीर। यू विल डिसाइड योर लाइफ इन 3 आवर्स। कब? व्हेन यू अटेंडिंग दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वहां पर कोई नहीं आएगा बताने, और जब हम वहां पर दूसरों पे भरोसा कर लेंगे तो नुकसान पहुंच जाता। देखिए क्या होता है, इसका आंसर मैं हेमरेज पुट कर देता हूं, क्योंकि राइट आंसर हेमरेज होगा। जब हम एग्जाम देने जाते हैं बच्चों, तो एग्जाम देने जब घर से निकलते ही भगवान की पूजा करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद देते हैं। जिस बस में, जिस ट्रेन में हम एंट्री करते हैं, एग्जाम देने जाने वाले दिन उस बस और उस ट्रेन में आपके चारों तरफ वो फ्यूचर स्ट्रगलर नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे जो भी एक नौकरी की तलाश में एग्जाम देने जा रहे हैं। और उनके आसपास जब आप देखोगे तो बड़ी बड़ी नोटबुक होगी, बड़ी बड़ी बुक्स होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स अवेलेबल होंगे। और उस समय आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे होंगे कि यस, मैंने जो इतना पढ़ा, अभी तक पढ़ा, वो मेरे लिए बेस्ट है। बट जब आप आसपास के लोगों को पढ़ते हुए देखोगे तो आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, ये लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस को लॉस कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि आप वो कर चुके हो जो बच्चे वहां कर रहे हैं।
यू ऑलरेडी डिड इट, यू ऑलरेडी डिड इट। जब आप सब पढ़ चुके हो तो हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हमें वो इस तरीके के एनवायरमेंट में अडॉप्ट होने की जरूरत नहीं है। फिर आपका सामना होता है एग्जाम सेंटर के बाहर, बड़ी भीड़ होगी, गाड़ियां खड़ी होगी, जहां बैठने की पेड़ के नीचे जगह होगी, बड़ी बड़ी बुक के साथ वहां पर बच्चे बैठे हुए मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि बस सिलेक्शन इन्हीं का होना है। वो सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल हंगर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यदि उनको पढ़ना ही होता तो अभी तक पढ़ चुके होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ खुद के साइकोलॉजिकल हंगर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि यस अब पढ़ लूं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। वो पढ़ाई काम नहीं आती रे बच्चों, पढ़ाई वो काम आती जो अब आप पढ़ रहे हो। एग्जाम नॉट सेट का सितंबर में, आपकी तैयारी अभी चल रही है अप्रैल में। इसका मतलब आप एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो, राइट वे पे चल रहे हो। और जब हमें सेंटर पे पहुंचना होगा, हमें ट्रेन और बस में यात्रा करनी होगी, तो हम कॉन्फिडेंट होंगे और हमें खुद पे भरोसा होगा कि व्हाट आई लर्न आई थिंक इज द बेस्ट फॉर मी। जो मैंने पढ़ा है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है और उस बेस्ट को मैं डिलीवर करके आऊंगा 3 आवर में। मुझे उस लायक आपको बनाना है, मेरे बच्चों को मुझे उस लायक तैयार करना है कि वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि 3 घंटे के पेपर में ये जो क्वेश्चन हम लर्न करें ये एज इट इज आपको मिले, ये ऑप्शन आपको मिले और आप कॉन्फिडेंटली कहो यस इस समय मैं, ये टाइम मेरा है, आई विल डू, आई कैन डू, आई विल विन। अब मेरी जीत होगी क्योंकि अब मैं वो सॉल्व कर रहा हूं जो मैंने पिछले 4 से 5 महीने में पढ़ा और ये सपना पूरा होगा, ये आप महसूस करोगे। इतना मेरा भरोसा आपके लिए बच्चों। मैं हर उस इंपॉर्टेंट पैरामीटर को आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बहुत खुशी होगी, किसी भी नर्सिंग चैनल पे सबसे हाईएस्ट वीडियो आपके JINC के चैनल पे अवेलेबल है, लगभग 539 के आसपास, और आज 540 हो जाएगा। इतनी सारी क्लासेस, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, क्लासेस खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों को कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना कुछ ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है जो आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे बच्चों। इसलिए मैं आपको डांट लगाता हूं, समझाता हूं, विजिट मत करें। जो टॉपिक आपको चाहिए JINC के चैनल पे अवेलेबल है। आप प्रीवियस 540 वीडियो किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा। इंडिया के नर्सिंग चैनल में सबसे हाईएस्ट वीडियो आपके अपने JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हर टॉपिक, हर रैशनल, हर इमेज, हर वीडियो यहां पर पुट किया हुआ है। बस आपके पास वक्त होना चाहिए उसको लर्न करने की, और डेफिनेटली वन डे यू शुड रीच टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्लास को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A postpartum nurse is preparing to care for a woman who had just delivered healthy newborn infant. In immediate postpartum period, nurse plan to take woman's vital sign. देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा है कि एक पोस्टपार्टम नर्स है, वो प्रिपेयर कर रही है उस वुमन का केयर करने के लिए जो जस्ट बेबी को डिलीवर किया, हेल्थी बच्चा डिलीवर हुआ है, और इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में वो नर्स उस पेशेंट के लिए केयर प्लान कर रही है। तो वाइटल साइन मॉनिटर किया जाएगा, हियर यू कैन सी every 30 minutes during the first hour and then every hour for the next 2 hours. B में लिखा है every 15 minutes during first hours and then 30 minutes for next 2 hours. C में लिखा है every hours for the first 2 hours and every 4 hours. D में लिखा है every 5 minutes. मतलब सीधा है कि पोस्टपार्टम केयर करते समय उस पेशेंट के पैरामीटर को कितने टाइम से मॉनिटर करना है पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए। बच्चों फटाफट आंसर पुट करेगा, शुक्रिया निधि। फटाफट आंसर पुट करेगा ABCD। वो कौन सा पैरामीटर करेक्ट होगा? पोस्टपार्टम नर्सेस प्रिपेयर करेगी उस वुमन्स का केयर करने में जिसने रिसेंटली हेल्थी बेबी को डिलीवर किया है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, सोच समझ के आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर? यहां पर B ज्यादातर बच्चे पुट करें और डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि पोस्टपार्टम लीव मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हर 15 मिनट ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, पहले घंटे में हर 15 मिनट से, देन एवरी 30 मिनट फॉर नेक्स्ट 2 आवर, अगले 2 घंटे तक हर 30 मिनट में पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट,
पेशेंट का हार्ट रेट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इन तीनों पैरामीटर को चेक किया जाएगा और इससे पता चलेगा कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहा। यू कैन सी एवरीवन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करने पड़ सकते हैं बच्चों। यू विल बी रेडी योरसेल्फ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। A postpartum nurse is providing instruction to the woman after delivery of a healthy newborn infant. The nurse instructs the mother that she should expect normal bowel elimination to return. क्वेश्चन ये पूछा है, एक मदर है, पोस्टपार्टम मदर है, एक पोस्टपार्टम मदर है, शुक्रिया माय डियर, एक पोस्टपार्टम मदर है। द नर्स प्रोवाइड करे इंस्ट्रक्शन उसको कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेल्थी न्यूबॉर्न मदर दैट शी शुड एक्सपेक्ट द नॉर्मल बाउल, मतलब नॉर्मली बेबी डिलीवर होने के बाद में उस मदर के जो बाउल के मूवमेंट है वो कितने टाइम से लौट करके आएंगे, कितने टाइम से लौट करके आएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। वन द डे ऑफ द डिलीवरी, ऑन द डे ऑफ द डिलीवरी, 3 days पोस्टपार्टम, 7 days पोस्टपार्टम, विद इन 2 weeks। इन्होंने पूछा है कि बाउल एलिमिनेशन कितने टाइम बाद रिटर्न आ जाता है, बाउल एलिमिनेशन कितने टाइम बाद रिटर्न आ जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किए हैं, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा आंसर। उसी दिन नहीं आता है, उसी दिन नहीं आता, सोच के आंसर लिखना बच्चों, उसी दिन नहीं आएगा। उसके अलावा लिखा 3 days, 7 days, विद इन 2 weeks। देखिए ए राइट नहीं होगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, वो कौन सा करेक्ट होगा, यू विल पुट इट। यदि आइडिया नहीं है रानी, इट्स ओके माय डियर, आइडिया नहीं है आप वेट करिएगा, आज के बाद आपको आइडिया होगा। यहां लिखिएगा बच्चों 3 days पोस्टपार्टम, 3 days के अंदर पेशेंट के बाउल एलिमिनेशन जो है वो रिटर्न बैक आ जाता है। ये क्लियर मेंशन क्या है, डियर नर्सेस उस वुमन को इंस्ट्रक्शन दे रही है जिसने रिसेंटली एक बच्चे को डिलीवर किया, हेल्थी बेबी को डिलीवर किया। तो आज के बाद ये क्वेश्चन जब रिपीट होगा तो मेरे बच्चों को आंसर पता होना चाहिए बच्चों। ओके फाइन। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास के एंड में जेएनसी के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुकलेट, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोट्स दिए हुए हैं, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में प्रिपेयर किए गए नोटबुक, और जहां पर हर टॉपिक वाइज इमेजेस, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के नोट्स बेसिक और एनक्लिक्स पैटर्न में अवेलेबल है। इस बुकलेट को परचेज करने के लिए 1599 आपको पे करना पड़ेगा और आपको सीधा www.jinc-jodhpur.com पे जाना होगा। और इस बुकलेट को परचेज करने के बाद याद रखना, बुकलेट को परचेज करते समय अपना एड्रेस कंप्लीट फिल करना। जिस एड्रेस को आप भरोगे उसी एड्रेस पे ये बुक घर पे पहुंचेगी। यदि एड्रेस गलत होगा फी नॉन रिफंडेबल होगी। तो सोच के आंसर देना, सोच के भरना, और डेफिनेटली आपके घर तक आपका जेएनसी पहुंचेगा। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। इस क्लास में हमने कोशिश की कि पोस्टपार्टम हैमरेज क्या है, पोस्टपार्टम हैमरेज से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़े क्वेश्चन टफ जरूर थे, बट मुझे अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को लेवल बढ़ाने के लिए उन क्वेश्चन को एक्सपोज करना जरूरी होगा जो आपको आने वाले टाइम में मदद करेगा। बेसिक से हम स्टार्ट करते, टफ की ओर जाते। तो अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखिएगा, झूठ मत बोलना बच्चों, कभी भी पीठ पीछे बिल्कुल मत बोलना, हो सके तो किसी का भला करना, और अपने चेहरे पे स्माइल बनाए रखिएगा ताकि कोई आपको देख के भी खुश होता है। एक विशेष इंफॉर्मेशन, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करेगा, प्रीवियस 5 ईयर के पेपर फ्री अवेलेबल है। आप जाइएगा, ऐप डाउनलोड करेगा, 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, और उसके बाद आप 5 साल के पुराने पेपर को सॉल्व करिएगा और खुद को एनालिसिस करिएगा कि व्हाट आई लर्न, मुझे कितना आ रहा है, वो डिपेंड करता है। बहुत सारे फीचर्स है वहां पर, बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। तो जेएनसी जोधपुर का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद रेटिंग और अपना रिव्यू जरूर लिखें, क्या जेएनसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, यदि रियल में आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें ताकि जरूरतमंद बच्चों को इसका फायदा मिले। कल फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा। कोविड में मुझे उन कोविड वॉरियर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं सैल्यूट करता हूं उन वॉरियर्स को जो इस कोविड सिचुएशन में अपने घर परिवार को छोड़ के और पेशेंट को बचाने का काम करा। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उनको। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।